Hello everyone. Today we will start with the new topic of the chapter life process. तो आज हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को डील किया था और फिर उसके बाद हमने हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में हमने एग्जांपल्स देखा था अमीबा का और पारामीशियम का। अमीबा में हमने देखा था कि अमीबा कैसे सूडोपोडिया के हेल्प से अपने फूड को ऑब्टेन करता है और उसको यूटिलाइज करता है। उसी तरीके से हमने पारामीशियम में देखा था कि पारामीशियम में भी एक स्पेशल उसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे सीलिया बोलते हैं जो उनके उसके पूरे बॉडी सरफेस होते हैं जिसके हेल्प से वो फूड को फूड का मूवमेंट कर पाता है और फूड को अपने बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर जो स्पोर्ट बना हुआ रहता है उस जगह पे ला पाता है और उससे उसको डाइजेस्ट करके वो अपना यूटिलाइज करता है। तो आज हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स जो होते हैं जितने भी वो अपने फूड्स को कैसे लेते हैं और उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं अपने बॉडी में। वो जो प्रोसेस है फूड लेने का ह्यूमन बींग्स अपने फूड को कैसे ऑप्टन करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंटरनल इन्वायरमेंट में अपने बॉडी में और अपने बॉडी के हर एक सेल्स तक उसके कैसे जाते हैं वो उस प्रोसेस को आज हम डील करेंगे। तो चलिए इस प्रोसेस के पहले ओवरव्यू को देखते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। तो जैसा कि हम ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं अभी ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे। इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स हुए तो इसमें हम देखेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे जो स्टार्ट होता है माउथ से। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जो स्टार्ट हो रहा है माउथ से एनस तक जो एंड हो रहा है उसे एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। और फिर एलिमेंट्री कैनाल में ही अलग अलग ऑर्गन्स में वो मॉडिफाइड है जैसे कि स्टोमक हो गया इंटेस्टाइन हो गया ये सब के बारे में पढ़ेंगे। और इन ऑर्गन से जितने भी इंजाइम निकलते हैं जो हमारा जो कम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है जो क्योंकि हमने प्रीवियसली इसे पढ़ा था कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं और जो हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फूड को एक्सटर्नली डाइजेस्ट करके वो नहीं लेते अपने वो एक्सटर्नली डाइजेस्ट करके फूड को नहीं खाते हैं। वो डायरेक्टली फूड को खाते हैं और वो जो फूड होता है कम्प्लेक्स फूड वो उनके बॉडी में जाकर बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में टूटता है। और फिर जब वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल में टूटता है लाइक इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। हम जो स्टार्च खाते हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट्स जो खाते हैं जो प्लांट से हमें ऑप्टन होता है वो कम्प्लेक्स फॉर्म है। और वो जब वो कार्बोहाइड्रेट्स को हम जब सिंपलर फॉर्म्स में तोड़ देते हैं जैसे जो हम लोग को बॉडी के अंदर में इंटरनल डाइजेशन होता है हम पहले से उसको डाइजेस्ट करके नहीं खाते हैं तो जब हम हमारे शरीर में वो इंटरनली डाइजेस्ट होता है वो फूड इंटरनली डाइजेस्ट होता है इसमें। तो वो जो कम्प्लेक्स फूड मटेरियल है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स कम्प्लेक्स फूड मटेरियल है वो सबसे सिंपलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बोहाइड्रेट्स कम्प्लेक्स फॉर्म है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। उसी तरीके से प्रोटीन कम्प्लेक्स फॉर्म है प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है जो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। उसी तरीके से जो फैट्स है फैट्स जो होता है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि फैट्स उसका कम्प्लेक्स फॉर्म है और उसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो फैटी एसिड्स होता है। तो चलिए हम इस चैप्टर को इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हैं फिर इसे समझते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। The alimentary canal is basically a long tube extending from the mouth to the anus in the figure 6.6। फिगर 6.6 में हमने देखा कि जैसे देखा था कि जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो माउथ से एनस तक एक्सटेंड हुए है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं ये माउथ वाला स्ट्रक्चर है माउथ से यहाँ तक जो एक्सटेंड हुआ है ये एनस तक जो स्ट्रक्चर इसे एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो माउथ से एनस तक है। अब आगे हमारा है कि इन फिगर 6.6 में हमने देखा ये जो फिगर है नीचे we can see that the tube has different parts various regions are specialized to form different functions। what happens to the food once it enters our body we shall discuss this process here। अब जब फूड हम लोग ने इस डायग्राम में इस पिक्चर में देखा कि ये जो एलिमेंट्री कैनाल है वो अलग अलग ऑर्गन्स में मॉडिफाइड है। जैसे कि यहाँ हमने देखा कि ये जो एलिमेंट्री कैनाल है यहाँ स्टोमक में मॉडिफाइड है फिर यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन है स्मॉल इंटेस्टाइन में मॉडिफाइड है। तो अलग अलग स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड है ऑर्गन में जो स्पेशलाइज्ड है एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए उसी फंक्शन को वो परफॉर्म करेगा। और फिर हम देखते हैं कि जो हमारा कम्प्लेक्स फूड मटेरियल है जैसे ही हमारे माउथ के अंदर जाता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जाता है तो वो कैसे स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है उस पूरे प्रोसेस को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। तो पहले इससे पहले हमारा एक एक्टिविटी आता है एक्टिविटी 6.3। तो हम इस एक्टिविटी को पहले पढ़ेंगे और फिर इसको समझेंगे कि इसमें बोल क्या रहा है। फर्स्ट है कि टेक 1 ml स्टार्च सॉल्यूशन 1% इन 2 टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी।
2 टेस्ट ट्यूब हमें लेना है। टेस्ट ट्यूब ऐसे सिलेंड्रिकल ग्लासेस होते हैं, अंदर से जो हॉलो रहते हैं। तो इनमें क्या हमें लेना, 1 ml स्टार्च सॉल्यूशन लेना है, जो 1% है। मतलब कि 100% अगर वाटर है तो उसमें मतलब 100 ml वाटर है तो उसमें 1 ml जो है वो स्टार्च है, यानी कि 1% स्टार्च सॉल्यूशन लेना है। किसी 100 ml वाटर में 1% स्टार्च मिलाकर उसे घोल दिए तो वो एक 1 ml का स्टार्च सॉल्यूशन बन गया, 1% का। तो ये दोनों टेस्ट ट्यूब्स में 1 ml में 1 ml का स्टार्च सॉल्यूशन लेना है। 1 ml का स्टार्च सॉल्यूशन लेने के बाद एड 1 ml सलाइवा टू टेस्ट ट्यूब ए एंड लीव बोथ टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब फॉर 20 to 30 मिनट्स। इसमें से क्या करना है कि एक सलाइवा में हमें 1 ml मतलब दोनों टेस्ट ट्यूब में से एक टेस्ट ट्यूब में हमें 1 ml सलाइवा भी ऐड कर देना। सलाइवा क्या होता है, एक जूसेस टाइप का सब्सटेंस होता है जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड जो माउथ में लोकेटेड होता है उससे रिलीज होता है। तो वो सलाइवा को हमें, जो सलाइवा जूस रिलीज होता है हमारे माउथ से, सलाइवरी ग्लैंड से, उसको एक टेस्ट ट्यूब में ऐड कर देना और उससे 20 से 30 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना। फिर बोल रहा है कि नाउ एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन टू द टेस्ट ट्यूब्स। तो दोनों टेस्ट ट्यूब्स में फिर आयोडीन सॉल्यूशंस डालने हैं, आयोडीन के सॉल्यूशंस, आयोडीन का लिक्विड फॉर्म में जो सॉल्यूशन होता है उसको दोनों में ऐड कर देना है। जबकि सलाइवा जो था सिर्फ एक ही टेस्ट ट्यूब में ऐड किए थे। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व ए कलर चेंज। तो फिर बोल रहा है कि दोनों में से कौन सा ऐसा टेस्ट ट्यूब है जिसमें आयोडीन को डालने से कलर चेंज दिखेगा। What does this indicate about the presence or absence of a starch in the two test tubes? What does this tell us about the action of saliva on a starch? तो पहला क्वेश्चन हमें पूछा कि जो कलर है किस में ऑब्जर्व होगा, और जो कलर का जो चेंजेस हो रहा है तो वो क्या इंडिकेट करता है स्टार्च के प्रेजेंस के बारे में, कि किस में स्टार्च प्रेजेंस है और किस में नहीं है। तो जिसमें हमें कलर दिखेगा मीन्स उसमें स्टार्च प्रेजेंट प्रेजेंट है, और जिसमें कलर नहीं दिखेगा उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। तो जिसमें हमने सलाइवा ऐड किया था उसमें हमें कलर, जो आयोडीन के ऐड करने पे कोई कलर नहीं दिखेगा इस पे। और जबकि जिसमें हमने सलाइवा को ऐड नहीं किया था उसमें दिखेगा, क्योंकि जिसमें हम सलाइवा को ऐड नहीं किए उसमें स्टार्च है, और जिसमें सलाइवा को ऐड किए थे उसमें सलाइवा ने स्टार्च को तोड़ दिया है। स्टार्च को तोड़ के उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि जो सलाइवा होता है वो एक तरह का जूस होता है, वो एक तरह का और उसमें एक तरीके का इंजाइम होता है, उसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। उस इंजाइम का नाम है सलाइवरी अमाइलेज, जो कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे कि स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट का कम्प्लेक्स फॉर्म है, तो स्टार्च को तोड़ देता है ग्लूकोज में। तब जब हम इसमें सलाइवा ऐड किए एक टेस्ट ट्यूब में तो इसमें तो स्टार्च रहा ही नहीं, स्टार्च टूट गया और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। इसलिए जब इसमें आयोडीन डाला जाता है तो ये आयोडीन किस स्टार्च ही उसको नहीं मिल पाता, तो वो रिएक्ट नहीं कर पाता। जबकि इसमें तो पहले से स्टार्च था, इसमें सलाइवरी अमाइलेज डाला नहीं गया तो ये टूटा नहीं है। तो जब इसमें आयोडीन को ऐड करते हैं, जिस टेस्ट ट्यूब में पहले से इसमें सलाइवरी अमाइलेज नहीं है और इसमें सलाइवरी अमाइलेज है, तो इसमें जब ऐड करेंगे आयोडीन को तो इसमें कलर शो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें ग्लूकोज बचा है, स्टार्च नहीं। और जब इसमें हम ऐड करेंगे आयोडीन को तो इसमें कलर शो करेगा, क्योंकि ये स्टार्च है, स्टार के साथ रिएक्ट करके कलर शो करेगा। फिर बोल रहा है हमें कि व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। तो स्टार्च पे जो सलाइवा का एक्शन उसके बारे में क्या बोल रहा है कि, तो इससे हम तो पहले ही डिस्कस कर लिए हैं कि सलाइवा का एक्शन क्या होता है स्टार्च पे, कि वो स्टार्च को तोड़ देता है। स्टार्च कम्प्लेक्स फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट का, उसको तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए जो जिसमें सलाइवा था टेस्ट ट्यूब में उसमें उसका कलर नहीं दिखा, और जिसमें नहीं है उसमें कलर दिखा। तो इस एक्टिविटी को हम समझ गए। इस एक्टिविटी में हमने ये जाना कि इंजाइम्स का क्या रोल होता है। इंजाइम्स का फंक्शन क्या है कि जो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है फूड में, जो हमारे कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है उसको तोड़कर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जो हमारे हर एक सेल्स में, हमारे बॉडीज़ में जितने भी सेल्स प्रेजेंट है, फंडामेंटल यूनिट्स जो है हमारे बॉडी के, इसी यही सेल्स के काम करने के कारण ही हमारा पूरा बॉडी चलता है। तो इसमें जो सिंपलेस्ट फॉर्म एब्जॉर्ब हो पाते हैं फूड पार्टिकल्स के, सलाइवा जो होता है फूड पार्टिकल्स को सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल में तोड़ता है, उसके स्मॉलेस्ट फॉर्म में तोड़ता है, जो हर एक सेल्स में यूटिलाइज हो पाता है। तो हम इस टॉपिक में आगे पढ़ते हैं दैट वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। Naturally, the food has to be processed to generate particles which are smaller and of same texture. This is achieved by crushing the food with our teeth. Since the lining of the canal is soft, the food is also weighted to make its passage smooth. When we eat something we like, our mouth waters. This is actually not only water
but a fluid called saliva secreted by the salivary glands. तो इसमें भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। तो इस पैरा में ये बोला जा रहा है कि जो भी हम चीज़ खाते हैं, जो भी चीज़ हम अलग-अलग चीज़ अलग-अलग टाइप्स की चीज़ खाते हैं, वो हार्ड भी होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं। तो जितने भी चीज़ हम खाते हैं उसको एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पास होना पड़ता है, जो कि सॉफ्ट होता है, बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर है। तो जो फूड पास होते हैं अलग अलग वेराइटीज़ के, उन्हें प्रोसेस होना पड़ता है और उन्हें एक स्मॉल और यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर, सारे फूड्स का स्ट्रक्चर सेम हो जाए, एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर में पास होना पड़ता है इस ट्रैक्ट से। ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है इसे ट्रैक्ट से पास होना पड़ता है सेम टेक्सचर में। तो इन्हें कैसे सेम टेक्सचर में और सेम साइज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? तो पहले क्या किया जाता है, जो हम फूड खाते हैं उसको पहले माउथ में क्रश किया जाता है टीथ के हेल्प से। फिर माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं उससे क्या होता है कि उसको फ्लूइडी, सलाइवरी ग्लैंड से जितने भी सलाइवरी अमाइलेस फ्लूइड निकलते हैं उससे फूड को क्रश करने के साथ साथ फूड को सॉफ्ट बनाया जाता है, वो लिक्विड जो सलाइवरी अमाइलेस है उसके हेल्प से। food and since the lining of the canal is soft, the food is also wetted। तो इसलिए उसको सॉफ्ट किया जाता है, उसको भिगाया जाता है उस सलाइवरी अमाइलेस के जो जूस, वाटरी जूस निकलते हैं उससे, और उसमें इंजाइम्स भी ऐड हो जाते हैं उसके कारण। एंड व्हेन वी ईट समथिंग, इसलिए जब हम कुछ भी चीज़ खाते हैं तो हमारा माउथ वाटर करता है, हमारे माउथ में से अचानक से लिक्विड्स वाटर्स निकलने लगते हैं। दिस इज एक्चुअली, वो जो होता है वो सिर्फ वाटर नहीं होता है, वो एक फ्लूइड होता है जिसको हम सलाइवा बोलते हैं, और वो एक माउथ में ग्लैंड लोकेटेड होता है, हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड, हमारे माउथ में एक सलाइवरी ग्लैंड होता है जिससे वो सलाइवा, वो जूस निकलता है। हर एक इंजाइम को निकलने के लिए अलग अलग तरीके का ग्लैंड होना जरूरी है, अगर कहीं हमारे बॉडी में ग्लैंड होगा तभी उससे इंजाइम निकलता है। तो हमने देखा कि सलाइवा सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इज इट्स कम्प्लेक्स नेचर। और कुछ कुछ फूड जो हम लोग इंजेस्ट का मीनिंग होता है हमारे बॉडी के अंदर लेना, मतलब जो खाने का प्रोसेस होता है, जो हमारे फूड हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं उसे इंजेस्ट, उस प्रोसेस को इंजेशन बोलते हैं। और इंजेस्ट का मतलब होता है अंदर लेना, खाना। और इजेशन, इजेशन जो होता है, जैसे ये इंजेस्ट है और एक होता है इजेस्ट और एक होता है इंजेस्ट। तो ये इंजेस्ट है, इंजेस्ट का मतलब बॉडी के अंदर फूड को लेना, और इजेस्ट का मतलब होता है बॉडी से बाहर जो वेस्ट फूड मटेरियल होते हैं, वेस्ट फूड मटेरियल जिसे हमने फिकस बोलते हैं, वो जो हमारे बॉडी से बाहर निकलता है उस प्रोसेस को इजेशन बोलते हैं, इजेशन। और जो हम फूड निकालते हैं उसे इजेस्ट बोलते हैं, क्योंकि हम उस फूड को इजेस्ट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो उसे इजेशन बोलते हैं। और जब हम जिस फूड को अंदर ले रहे हैं तो उसे इंजेस्ट बोलते हैं। और प्रोसेस को इंजेशन बोलते हैं, अंदर लेने वाले प्रोसेस को, और बाहर फूड को निकालने वाले प्रोसेस को इजेशन बोलते हैं। बस यहाँ इन है और वहाँ इजेशन होता है, इन की जगह ई हो जाता है। इफ it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into smaller molecules. This is done with the help of biological catalyst or enzyme। और जितने भी इंजाइम्स हैं उन्हें बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोला जाता है, क्योंकि वह जो प्रोसेस होते हैं, जो रिएक्शंस होते हैं उसको फास्ट कर देते हैं। तो जितने भी फूड मटेरियल्स हम खाते हैं अपने बॉडी के अंदर में, उन्हें छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है। और ये जो तोड़ने वाला काम है, उस काम को बहुत ही फास्ट करने का बीच में जो उस काम है, तोड़ने का प्रोसेस को फास्ट करने में हेल्प करता है इंजाइम, इसलिए इसे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं। द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवा में जो एंजाइम होते हैं उसे सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम है टाइलिन, जिसे मैंने यहाँ अलग से लिख दिया है। इसका दूसरा नाम टाइलिन है सलाइवरी अमाइलेज का। सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन क्या होता है कि सलाइवरी अमाइलेज जो होता है, हमारे फूड जो होते हैं स्टार्च, जो हम प्लांट से जो फूड ऑप्टेन करते हैं, खाते हैं, उसमें तो स्टोर्ड फूड मटेरियल के रूप में स्टार्च ही होता है। तो जो स्टार्च हो वो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, कार्बोहाइड्रेट का ही कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, तो उसे सिंपल शुगर में तोड़ता है। सिंपल शुगर मतलब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में, मतलब ग्लूकोज में तोड़ता है। जो स्टार्च होता है कम्प्लेक्स शुगर होता है, मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फिर उसको सिंपल शुगर में तोड़ते हैं, मीन्स ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ये सलाइवरी अमाइलेज तोड़ने का काम करता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का तो डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। द फूड इज मिक्स thoroughly with saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue। जैसे हम फूड को च्यू करते हैं अपने माउथ से, चिबाते हैं फूड को, तो
तब क्या होता है कि फूड में सारे सलाइवाज उसमें लग जाते हैं, थॉरली मिक्स हो जाते हैं फूड के साथ, और वो फूड में जितने भी स्टार्च होते हैं उसको कन्वर्ट करने में हेल्प करता है सिंपलर फॉर्म में, सबसे सिंपलर शुगर के फॉर्म में, जैसे कि ग्लूकोज के फॉर्म में। इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन ए regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part। फूड को इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से मूव करना, अच्छे तरीके से मूव करना पड़ता है, ताकि वो हर एक पार्ट में फूड जाए और हर एक पार्ट में उसका अच्छे से डाइजेशन हो पाए, प्रोसेसिंग हो पाए। जैसे माउथ में आया तो माउथ में उसका डाइजेशन स्टार्ट हो गया कार्बोहाइड्रेट्स का, वैसे इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से भी सही से अगर फूड पास होंगे सब, अगर कोई फूड अटक जाए तो उसका डाइजेशन नहीं हो पाएगा और वो हमारे हेल्थ को भी अफेक्ट करेगा। तो फूड्स को पास होना इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, माउथ से यहाँ पास होना बहुत ही स्मूथली पास होना चाहिए, ताकि वो हर एक बॉडी ऑर्गन में जाए और वहाँ उसका डाइजेशन प्रोसेसिंग अच्छे से हो पाए। तो इसके लिए क्या होता है कि द लाइनिंग ऑफ canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward। These peristaltic movements occur all along the gut। गट हम किसको बोलते हैं? गट हम एलिमेंट्री कैनाल को ही बोल रहे हैं। जो माउथ से एनएस तक का पाइप टाइप का स्ट्रक्चर इसे एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। इसका दूसरा नाम गट भी है, इसको गट भी बोलते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम है, एलिमेंट्री कैनाल और गट दोनों सेम है। तो ये फूड को स्मूदर मूवमेंट के लिए, ताकि स्मूथली फूड पास हो पाए, उसके लिए क्या होता है कि जो कैनाल है, ये कैनाल हम पाइप को बोल रहे हैं, फूड पाइप जितने भी हैं, माउथ से लेकर एनएस तक जो पाइप है, कैनाल है, वो मसल्स से बने होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रिदमिकली। रिदमिकली मतलब एक पर्टिकुलर फैशन में, एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म तरीके से वो क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लाइक हम बोल सकते हैं इस तरीके का मूवमेंट होता है। जैसे कि अगर ये फूड पाइप है, ये फूड पाइप का इस तरीके का मूवमेंट होता है, इस तरीके का। ये फूड पाइप जो है कभी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर ऐसे कभी एक्सपेंड करता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक्सपेंड करेगा, और वो इस तरीके का मूवमेंट शो करता है, इस तरीके का मूवमेंट। ये पाइप था, लेकिन जब उसमें मूवमेंट होता है पेरिस्टाल्टिक, तो वो इस तरीके का मूवमेंट शो करता है। कभी एक्सपेंड होगा, कभी छोटा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कभी एक्सपेंड किया फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इस तरीके का मूवमेंट शो करेगा। इसको क्लियरली ड्रॉ करते हैं। एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट होगा, इस तरीके के मूवमेंट को हम, ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, जिससे फूड का मूवमेंट भी बहुत ही आसानी से हो पाता है। और ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होता है, मतलब मीन्स माउथ से जैसे ही हम फूड को ऐसे स्वॉलो करते हैं, फूड को जैसे ही हम निगलते हैं, तो यहाँ से ये मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पूरे को पूरे एलिमेंट्री कैनाल से यहाँ से होना, जैसे माउथ में च्यू करते रहते हैं उसमें भी मूवमेंट होता है, और माउथ से मूवमेंट होते होते ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, इसमें तो सिर्फ मसल्स होते हैं, इसमें कोई हम लोग का वो बोन्स काम नहीं कर रहे, जैसे माउथ के बोन्स काम कर रहे हैं इसको च्यू करने में। लेकिन जो इंटरनल ऑर्गन है, बहुत ही डेलिकेट और सॉफ्ट ऑर्गन है, इसमें कोई बोन्स का काम नहीं हो रहा है इसके अंदर। तो ये जिसमें मसल्स होते हैं वो खुद से मूवमेंट करते हैं। तो ये जो मूवमेंट होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, वो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होता है, माउथ से लेके एनएस तक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। क्योंकि माउथ में हमको पता नहीं चलता, माउथ में तो बोन्स भी उसको कंट्रोल करते हैं, जैसे कि जो बोन्स वगैरह हो गया मूवमेंट को। लेकिन जैसे ही यहाँ आते हैं फेरिनेक्स ये सब के पास, लेरिंग्स वगैरह, फिर लेरिंग्स तो नहीं, लेरिंग्स तो वो रेस्पिरेशन में आ जाएगा। फेरिंग्स के पास जब आते हैं, तो फेरिंग्स से जितने भी स्ट्रक्चर हैं यहाँ, फूड पाइप फिर इधर है, तो वो जो स्ट्रक्चर है जितने भी, यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एनएस तक होते रहता है, क्योंकि ये सारे इंटरनल ऑर्गन्स है और मसल्स है। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है लाइन, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स अकर ऑल अलोंग द गट, पूरे गट में होता है, एलिमेंट्री कैनाल में होता है। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टोमक थ्रू द फूड पाइप और ओसोफेगस। तो हमारा जो फूड है माउथ से स्टोमक में ले जाने का काम कौन करता है? फूड पाइप, जिसे हम ओसोफेगस भी बोलते हैं। फूड पाइप का दूसरा नाम है ओसोफेगस। उस फूड पाइप के जरिए फूड जो होता है हमारा माउथ से च्यू होने के बाद स्टोमक में आ पाता है। द स्टोमक इज ए लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड्स व्हेन फूड इंटर्स इन इट। और स्टोमक बहुत बड़ा ऑर्गन है, जिसमें जब फूड हमारा आता है जैसे ही स्टोमक में, तो स्टोमक जो होता है एक्सपेंड करता है, फैलता है स्टोमक। इसलिए हम जितना चाहे फूड को उसमें बहुत ज़्यादा फूड को हम, हमारा स्टोमक दिखने में छोटा लगेगा लेकिन वो स्ट्रेचेबल होता है। जैसे जैसे उसमें जितने ज़्यादा फूड जाते जाते हैं, वैसे वैसे वो एक्सपेंड करता है। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ स्टोमक हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड थॉरली विथ मोर डाइजेस्टिव जूसेस। और जो
ये स्टोमक होता है उसका वॉल बहुत ही स्ट्रेचेबल और मस्कुलर होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो स्टोमक उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, तब क्या होता है कि स्टोमक जो होता है बहुत अच्छे तरीके से फूड को मिक्स कर पाता है बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस से, क्योंकि ये जो स्टोमक है इसमें से भी बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं, और जैसे ही स्टोमक का मूवमेंट होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, वो फूड के साथ पूरे अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं thoroughly with the digestive juices. The digestion in stomach is taken care of by the gastric glands. और जो डाइजेशन होता है स्टोमक में फूड का, वो किस चीज़ के कारण हो पाते हैं, क्योंकि जो स्टोमक होता है उसमें से बहुत सारे जूसेस रिलीज होते हैं, तो जितने भी जूसेस रिलीज होते हैं वो कौन से ग्लैंड के थ्रू रिलीज होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि माउथ में हमने देखा था जो सलाइवरी अमाइलेज रिलीज होता है वो सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता था जूस, एंजाइम है एक तरीके का। उसी तरीके से जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है वो स्टोमक से निकलता है, स्टोमक से एक्सक्रीट होता है, लेकिन स्टोमक से कौन से ग्लैंड से निकलता है, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड से, प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टोमक, जो स्टोमक के वॉल में प्रेजेंट रहता है। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो क्या रिलीज करता है, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी अमाइलेज रिलीज करता था, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, जिसको हम HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। पेट के अंदर में जो स्टोमक होता है उसके अंदर में हमारा एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, क्योंकि वो एसिड रिलीज कर रहा है HCl, तो पूरा पेट के अंदर में जो इन्वायरमेंट होगा वो एसिडिक हो जाएगा, और फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। और गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या होता है कि गैस्ट्रिक जूसेस से हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, पेप्सिन रिलीज होता है, तो वो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है और वो उसके इन्वायरमेंट को एसिडिक बना देता है, जिसके कारण जो पेप्सिन है इंजाइम वो अच्छे से काम कर पाता है, क्योंकि पेप्सिन इंजाइम को काम करने के लिए एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है तो उसे एसिडिक इन्वायरमेंट भी मिल जाता है, और फिर पेप्सिन क्या करता है, एक्ट करता है, और फिर वो क्या करता है, पेप्सिन जो है प्रोटीन को तोड़कर अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। जैसे कि सलाइवरी अमाइलेज जो था वो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़कर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा था, क्योंकि स्टार्च कम्प्लेक्स था तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, और सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, मीन्स ग्लूकोज में कन्वर्ट करता था। उसी तरीके से जो पेप्सिन है वो प्रोटीन जो है कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसको तोड़कर सिंपलर फॉर्म उसका अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता। वाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व बाय द एसिड, और जो एसिड से और क्या फंक्शन है ये आपको पता करना है कि और क्या फंक्शंस कर सकता है। पहला तो फंक्शन यही है कि एसिड जो होता है एक फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जिसके कारण जो पेप्सिन एंजाइम है वो काम कर पाता है। पेट के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से एंजाइम्स रिलीज होते हैं पेप्सिन, फिर HCl भी रिलीज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो पेप्सिन एंजाइम अच्छे से काम कर पाता है और प्रोटीन को तोड़कर उसे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर पाता है। अगर उससे एसिडिक इन्वायरमेंट ना मिलता तो यह पेप्सिन एक्टिवेटेड ही नहीं होता और वो तोड़ भी नहीं पाता प्रोटीन को। The mucus protect the inner lining of the stomach from the action of the acid under the normal conditions. जब नॉर्मल कंडीशंस होते हैं, जब किसी को पेट के अंदर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो उसमें गैस्ट्रिक जूसेस उसमें म्यूकस भी सिक्रीट होते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी सिक्रीट होते हैं, पेप्सिन भी सिक्रीट होते हैं। तो जो HCl होता है वो बहुत ही हाई कंसनट्रेटेड एसिड होता है, जिससे हमारा स्टोमक वाल भी डैमेज हो सकता है। तो जब नॉर्मल कंडीशन होता है, जब आदमी को कोई किसी तरीके का परेशानी नहीं है, डिजीज नहीं है पेट में स्टोमक में, उस केस में क्या होता है कि म्यूकस जो होते हैं जैसे कि ये स्टोमक है हमारा, ये स्टोमक है हमारा स्टोमक, तो ये स्टोमक के वॉल है। जब एसिड रिलीज होगा तो एसिड स्टोमक के वॉल पे एक्ट करके स्टोमक में अल्सर क्रिएट कर सकते हैं, स्टोमक को हार्म कर सकते हैं, स्टोमक के वॉल को। तो क्या होता है कि जब म्यूकस सिक्रीट होता है वो म्यूकस इसमें लेयर फॉर्म कर लेता है, इस तरीके से लेयर, जिसके कारण जब एसिड रिलीज भी होता है तो वो वॉल से इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके बीच में यहाँ पर म्यूकस है, तो इंटरेक्ट नहीं कर पाता, और वॉल जो होता है स्टोमक का उसको कोई हार्म नहीं कर पाता है, म्यूकस प्रोटेक्ट करता है वॉल को। वी हैव ऑफन हियर्ड एडल्ट्स कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी, हमने बहुत बार देखा है कि बहुतों को एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। एसिडिटी में कैन दिस बी रिलेटेड टू व्हाट हैज़ बीन डिस्कस्ड अबव। हाँ, तो एसिडिटी के केस में क्या होता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम कब होता है कि जब ह्यूमन बींग्स या फिर कोई एडल्ट जो है वो सही टाइम पे अपना उनका स्टोमक का कंडीशन नॉर्मल नहीं है, वो सही से खाना नहीं खा रहे हैं या फिर कुछ अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं जो उनको बैलेंस डाइट पे ज़रूरी है,
या फिर कुछ टाइमली खाना नहीं खाने पर वो जो एसिड होता है वो एक्सेस अमाउंट में रिलीज हो जाता है, ये जो HCl है। और ये HCl जो होता है वो एक्सेस रिलीज होने के बाद क्या होता है कि वो जो म्यूकस है वो भी वॉल को बचा नहीं पाता है, स्टोमक के वॉल को, और वो वॉल पे अटैक करते हैं और वॉल पे अल्सर्स क्रिएट करते हैं, अल्सर्स और इरिटेशन क्रिएट करते हैं, जिसको हम एसिडिटी बोलते हैं। और एसिडिटी को और ये एक्स्ट्रा है कि एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इनो वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। वो जो हम एड्स में भी देखते हैं टीवी में कि इनो लेने पे एसिडिटी ख़त्म हो जाता है। तो वो ऐसा क्यों होता है? जब हम इनो लेते हैं तो इनो जो होता है वो बेस होता है। जैसे ही हम इनो को लेते हैं इनो खाते हैं तो हमारे पेट में जाता है और जो एक्सेस एसिड है उसके साथ रिएक्ट करता है बेस। तो जब हमने ये पढ़ा है केमिस्ट्री में, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो न्यूट्रल रिएक्शंस देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें न्यूट्रल सॉल्ट्स वगैरह फॉर्म हो जाते हैं। तो वो एसिड का जो इफेक्ट होता है स्टोमक में, वो एसिड का इफेक्ट को कम कर देता है, जिससे हमारा इरिटेशंस जो होते हैं हमारे स्टोमक में वो रुक जाते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे दर्द। The exit of food from the stomach is regulated by a sphincter muscles which releases it in a small amounts into the small intestine। तो जब फूड स्टोमक में पूरे डाइजेस्ट हो जाता है फूड हमारा, तो फूड जो होता है स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए रेडी होता है। तो वो जितने भी फूड होते हैं वो स्टोमक से एक ही साथ निकल के इंटेस्टाइन में ना गिरे, मीन्स एक ही साथ स्टोमक में जितने भी फूड है वो एक ही साथ निकल कर अचानक से जो स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रहा है बहुत सारे, ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन है, लेकिन ये जो अंदर में है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो इसमें एक ही साथ फूड ना जाए इसलिए ये स्टोमक के पास एक तरीके का स्फिंक्टर होता है, जिसे हम स्टोमक का स्फिंक्टर बोलते हैं। मस्कुलर स्फिंक्टर मसल्स होते हैं जो स्टोमक के एंड में होते हैं, जो गाइड करता है, मतलब एक तरीके का गाइड करने वाला मसल्स है, जिससे जो गाइड करता है कि इंटेस्टाइन में जितने भी फूड जा रहे हैं वो धीरे धीरे जाए, स्मॉल क्वांटिटी में और यूनिफॉर्मली जाए, एक ही साथ बहुत सारे फूड निकल के आ ना जाए, थोड़े थोड़े करके इसमें फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आए। इसको गाइड करने का मसल्स जो होता है यहाँ पर स्टोमक के एंड में होता है, जिसको हम स्फिंक्टर मसल्स बोलते हैं, जो क्वांटिटी को डिटरमाइन करता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा फूड को हमें इंटेस्टाइन में भेजना है, एक ही साथ बहुत सारे फूड को नहीं जाने देना है। फ्रॉम द स्टोमक द फूड नाउ इंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर स्टोमक से क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड इंटर करते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, जिस इंटेस्टाइन को हम हिंदी में अतड़ी बोलते हैं, तो दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, माउथ से जो स्टार्ट हो रहा है हमारा एलिमेंट्री कैनाल, और फिर इधर आके बहुत सारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आ रहा है, फिर उसके बाद हमारा इधर एनस आ रहा है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे बहुत सारे जो स्ट्रक्चर दिख रहे थे हमें, ये वाले स्ट्रक्चर, ये वाले छोटे वाले, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। और ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, क्योंकि वो कंडेंस होके एक जगह पे है, लेकिन ये बहुत ही लंबा होता है, जैसे लाइक ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे मुड़े हुए कंडेंस हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारे पाइप के जैसा, पतले पाइप के जैसा स्ट्रक्चर होता है जो बहुत ज़्यादा कंडेंस होता है, और एक कंडेंस होकर एक छोटे से एरिया में वो फिक्स हो जाता है। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारा एलिमेंट्री कैनाल का, ये भी एक याद रखने वाला पॉइंट है। एलिमेंट्री कैनाल विच इज फिटेड इनटू ए कम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग, उसमें बहुत ज़्यादा कॉइलिंग होता है, वो इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं रहता है कि ऐसे है ऐसे, ऐसे तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं है, वो एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा ऐसे से कॉइलिंग करके रखता रहता है वो पाइप, जो भी है स्मॉल इंटेस्टाइन। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ है सारे एनिमल्स में एक जैसे नहीं होते हैं, हर एक एनिमल्स में वो उसके ईटिंग हैबिट कैसा है, किस तरीके का वो फूड खाते हैं, उस पर डिपेंड करता है, और उसका स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ। तो herbivores eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested। तो herbivores जो एनिमल्स होते हैं जो नॉन वेज नहीं खाते, जो वेज सिर्फ खाते हैं, उसमें क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ होता है वो बहुत लंबा होता है, क्योंकि उनमें सेलुलोज को डाइजेस्ट करना होता है, जो सेलुलोज जो प्लांट्स वगैरह में प्रेजेंट होते हैं, तो सेलुलोज बहुत ही उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, तो उनमें लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ताकि उनमें सेलुलोज जितने भी होते हैं प्लांट से वो सही से डाइजेस्ट हो पाए। और उसी तरफ जो होता है मीट मीट वगैरह को डाइजेस्ट करना बहुत ही आसान होता है, इसलिए जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं जो नॉनवेज खाते हैं, उनके स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्ट होता है, क्योंकि उनमें ईजी डाइजेशन हो जाता है, क्योंकि वो
जो होते हैं नॉनवेज खाते हैं, उनमें सेलुलोज नहीं होता। द स्मॉलर इंटेस्टाइन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन ही है जो एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा जगह है जहाँ कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन का और फैट का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट होता है, लेकिन जो माउथ में डाइजेशन होता है वो पूरा का पूरा डाइजेशन नहीं होता है। 40 to 50% ऑलमोस्ट इतने डाइजेशन हो पाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का वहाँ। फुल जो डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है फूड में, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो पाते हैं कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसी तरीके से जितने भी प्रोटीन्स हैं सारे टूट पाते हैं और अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, और फैट जो होते हैं टूट के फैटी एसिड्स में फुल्ली कन्वर्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। मीन्स जो कंप्लीट डाइजेशन होता है ये तीनों कम्प्लेक्स पार्टिकल्स का, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इट रिसीव्स द सिक्रेशन ऑफ द लीवर एंड पेंक्रियास फॉर दिस पर्पस। इसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है वो जो होते हैं लीवर और पेंक्रियास के एक्सक्रीशंस जो होते हैं, वो जो इंजाइम्स रिलीज करते हैं वो भी रिसीव्स करता है। जो यहाँ जो हम देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर में, लीवर और पेंक्रियास जो दिख रहा है हमें, ये पेंक्रियास लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो स्टोमक के नीचे है, और ये लीवर, ये लीवर और पेंक्रियास जो है वो एलिमेंट्री कैनाल से डायरेक्टली तो कनेक्टेड नहीं होता, मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड मीन्स वो डायरेक्टली ये एलिमेंट्री कैनाल में काउंट तो नहीं होते, बट लेकिन ये डाइजेशन जो होता है फूड का उसमें कंट्रीब्यूट जरूर करते हैं, क्योंकि ये इनका जो इंजाइम्स है वो, इनका ये जो ग्लैंड्स है, ये जो इंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। लीवर को हम जानते हैं कि लीवर जो हमारा बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, तो इनमें से जो इंजाइम्स प्रोड्यूस होता है लीवर से और पेंक्रियास से, वो सिक्रीट होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन उसको रिसीव करता है, जिसके कारण जितने भी इंजाइम्स आते हैं वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन में जमा हो जाते हैं। इससे भी जितने इंजाइम्स है स्मॉल इंटेस्टाइन में कलेक्ट हो जाते हैं, और पेंक्रियास से भी जितने इंजाइम्स है स्मॉल इंटेस्टाइन में कलेक्ट हो जाते हैं और एक ही साथ डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो पाता है पूरे तरीके से। सारे मटेरियल्स, फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन होकर वो सबसे सिंपलेस्ट पार्टिकल में कन्वर्ट हो पाते हैं। तो ये जो होते हैं लीवर और पेंक्रियास, वो सिर्फ हेल्प करता है डाइजेशन में, ये पार्ट नहीं होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के। तो इनमें जो सिक्रेशंस होते हैं वो उसमें रिलीज हो जाता है। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमक आर इज एसिडिक। हमने पढ़ा था कि स्टोमक में एसिड रिलीज होता है, HCl, जिसके कारण जो फूड होता है एसिडिक होता है। एंड हैज़ टू बी मेड अल्कलीन फॉर द पेंक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट। और उसमें पेंक्रियाटिक एंजाइम्स को एक्ट करने के लिए उन्हें बेसिक इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, अल्कलीन इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या होता है कि जो स्टोमक से फूड आता है इंटेस्टाइन में, उसे अल्कलीन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जो बाइल जूस रिलीज होते हैं लीवर से, लीवर जिस जो लीवर सिक्रीशन अपना सिक्रीट करता है और वो जो इंटेस्टाइन उसको रिसीव करता है, तो जो लीवर होता है वो क्या रिलीज करता है, बाइल जूस। और जो बाइल जूस होता है वो बेसिक होता है नेचर में। तो जब बाइल जूस आके इंटेस्टाइन में रिलीज होता है, और जो स्टोमक से फूड आया वो भी इंटेस्टाइन में एसिडिक है, लेकिन जैसे ही उसके पास बाइल जूस आता है, जो लीवर से आके इंटेस्टाइन में जो बाइल जूस आता है, और इंटेस्टाइन में फूड पहले से ही उसमें प्रेजेंट है, तो जैसे ही बाइल जूस आता है उस एसिडिक इन्वायरमेंट को बेसिक में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि बाइल जूस जो है वो बेसिक नेचर का होते हैं। दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स। और जो फैट्स होते इंटेस्टाइन में तो सारा का कंप्लीट डाइजेशन होता है, तो बाइल जूस होता है वो बेसिक इन्वायरमेंट भी क्रिएट कर देता है, साथ ही साथ वो जो फैट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं फूड में, उसको वो तोड़ के लार्ज ग्लोब्यूल्स जो होते हैं फैट के, उसको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में तोड़ते हैं। वो फैटी एसिड्स में तो नहीं तोड़ते हैं, लेकिन जो फैट्स होता है, लाइक यहाँ हम पढ़ सकते हैं दैट फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम्स टू एक्ट ऑन देम। जिसके कारण इंजाइम्स उस पर एक्ट नहीं कर पाते हैं, उसका बहुत ही लार्ज ग्लोब्यूल्स होता है फैट को। तो बाइल जूस बेसिक इन्वायरमेंट को अल्कलीन बनाता है, साथ ही साथ फैट्स के जो लार्ज ग्लोब्यूल्स है, जैसे कि फैट्स के इतने बड़े ग्लोब्यूल्स हैं, उसमें बाइल जूस एक्ट करके उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है। वो फैट्स जो है उसको फैटी एसिड्स में नहीं कन्वर्ट कर रहा, उसका सिंपलर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर रहा, बस उसके जो फिजिकल फॉर्म है, बड़ा वाला फॉर्म, उसको तोड़ तोड़ कर स्मॉलर फॉर्म और स्मॉलर फिजिकल फॉर्म में बना रहा है, ऐसा करता है। वो फैट्स को फैटी एसिड्स में नहीं कन्वर्ट करता, फैट्स जो है वो स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में तोड़ते हैं। ये भी फैट्स है, ये भी फैट्स है, बस इसका जो साइज़ था वो बड़ा था, इसका साइज़ छोटा छोटा है, तो स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में तोड़ देते हैं। फिर उसके बाद उसमें अलग सा इंजाइम्स एक्ट करता है, और उसके बाद वो जो स्मॉलर ग्लोब्यूल्स थे वो उसके बाद फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू इंजाइम टू एक्ट।
Bile salts break them डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स इंक्रीजिंग द इफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शंस। छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में टूट जाते हैं बाइल जूस के कारण, उसके बाद एंजाइम्स उस पर आसानी से एक्ट कर पाते हैं। अब बाइल जू आसानी से एक्ट कर पाते हैं और उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि बाइल जूस का दो काम है। फर्स्ट काम तो जो एसिडिक फूड आते हैं हमारे स्टोमक से इंटेस्टाइन में, तो वो जो बाइल जूस रिलीज होता है लीवर से, वो इंटेस्टाइन को अल्कलीन इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, जिसके कारण उस पे जो होते हैं पेंक्रियाटिक एंजाइम्स जो होते हैं जितने भी, वो उस पे एक्ट कर पाते हैं। और साथ ही साथ बाइल जूस क्या करता है, बाइल सॉल्ट्स वो तोड़ता है जो फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं उसे स्मॉलर ग्लोब्यूल्स पे तोड़ते हैं ताकि उस पे एंजाइम्स आसानी से एक्ट कर पाएँ। This is similar to the emulsification action of soaps on dirt that we have learnt in about chapter 4। जो हम चैप्टर 4 में पढ़े हैं इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप्स जो होते हैं कैसे डर्ट्स को इमल्सिफाई करते हैं अलग अलग मिसल्स वगैरह बना के, उसी तरीके से छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ दिया जाता है ग्लोब्यूल्स को वो बाइल सॉल्ट्स के यूज से। The pancreas secretes pancreatic juice, which contain enzyme like trypsin for digesting proteins and lipase for breaking down emulsified fats। तो पेंक्रियाज जो होते हैं, पेंक्रियाज हमने बोला कि वो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं होता, लेकिन वो इंजाइम्स रिलीज करते हैं जो कि इंटेस्टाइन में आके कलेक्ट होता है तो डक्ट के द्वारा। तो पेंक्रियाज जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं पेंक्रियाटिक जूस, और जो पेंक्रियाटिक जूस होता है उसमें क्या क्या चीज़ होता है, जैसे गैस्ट्रिक जूस में अलग अलग चीज़ थे, HCl था, फिर उसमें पेप्सिन था, फिर म्यूकस था, उसी तरीके से पेंक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है वो हम देखेंगे। तो उसमें ट्रिप्सिन होता है, वो एक तरीके का इंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए यूज होता है। और फिर वो लिपेज रिलीज करते हैं जो एक इंजाइम है जो क्या करता है, जो फैट ग्लोब्यूल्स है स्मॉलर ग्लोब्यूल्स इमल्सिफाइड फैट्स जिसे बोल सकते हैं, उसको कन्वर्ट करता है फैटी एसिड्स में। एंड द वॉल्स ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल होते हैं वो कंटेन करते हैं ग्लैंड विच सिक्रीट इंटेस्टिनल जूस। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जिस स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है सिक्रीशन पेंक्रेटिक जूस का और लिवर का, उसी स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल होते हैं, जैसे कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके जो वॉल हैं ये वाले वॉल, इनमें क्या होता है कि ग्लैंड्स होता है जो रिलीज क्या बोला जा रहा था, कहाँ था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वॉल उसका, वो भी सिक्रीट करते हैं इंटेस्टिनल जूस। और वो जो इंटेस्टिनल जूस है उसमें भी अलग अलग इंजाइम्स होते हैं। द इंजाइम्स प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स। और जो इंटेस्टिनल जूस होते हैं, जो इंटेस्टाइन के वॉल से जो ग्लैंड्स है उसमें से जो इंटेस्टिनल जूस होते हैं निकलते हैं, उनमें जो इंजाइम होता है वो फाइनली कन्वर्ट करता है प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में, और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और फैट्स को किस में कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड्स। तो ये पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है कि किस चीज़ में किस कम्प्लेक्स पार्टिकल्स को किस सिंपलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि कार्बो जो कम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, फैट्स जो होते हैं वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पैरा को पढ़ेंगे और इसे समझेंगे, और ये हमारा लास्ट ही पैरा है। लास्ट पैरा हमारा दैट digestive food is taken up by the walls of the intestine. The inner lining of the small intestine has numerous finger-like projection called villi, which increase the surface area for absorption. The villi are richly supplied with blood vessels, which take the absorbed food to each and every cell of the body, where it is utilized for obtaining energy, building up the new tissues, and the repair of old tissues. तो हम यहाँ पढ़ते हैं कि जो फूड जो होता है कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका पूरा। तो जो फूड होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे पूरे बॉडी के हर एक सेल्स के पास कैसे पहुँच पाते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं उसके वॉल में बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जो उसके वॉल्स के ही सरफेस हैं वो फिंगर लाइक के प्रोजेक्शंस दिखाते हैं, जिसको हम विलाई बोलते हैं। विलाई ये क्या करता है, विलाई जो होता है वो इसमें जो होते हैं बहुत सारे ब्लड वेजल्स होते हैं, बहुत सारे ब्लड वेजल्स होते हैं, और फैट एब्जॉर्ब करने वाले पाइप होते हैं, जिसे हम एक्स्ट्रा में हम पढ़ेंगे। इसमें लैक्टिल इसको बोलते हैं पाइप, जो फैट को ऑब्जर्व करते हैं। और बहुत सारे ब्लड वेजल्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन है हमारा, ये इंटेस्टाइन है ये, और इसमें इसके वॉल में ऐसे ऐसे उठा हुआ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। तो इंटेस्टाइन में जितने भी फूड डाइजेस्टेड है वो जो इसमें ब्लड वेजल्स है उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और फूड जो होते हैं वो ब्लड वेजल्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर उस ब्लड वेजल्स के ज़रिए हर एक सेल्स में
हर एक सेल्स है हमारे बॉडी में ऐसे, इसमें बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं इसके अराउंड में। तो ये जो ब्लड वेजल से जाते हैं और वो कैपिलरीज के ज़रिए जो सेल्स है सेल्स के सराउंडिंग में चल जाते हैं। और सेल्स जितने भी फूड मटेरियल्स हैं ये इस कैपिलरी में जो ब्लड आएंगे, जैसे इसमें ब्लड वेजल्स थे तो उनमें ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाते हैं फूड न्यूट्रिएंट जो स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुए हैं। फिर ये ब्लड जो होता है कैपिलरीज के हेल्प से वो सारे सेल्स के पास पहुंच जाता है न्यूट्रिएंट्स, और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ब्लड से सेल्स में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। इस तरीके से विलाई जो होता है, विलाई में यहाँ लिखा गया है कि विलाई के कारण सरफेस एरिया जो होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि अगर ऐसे प्लेन सरफेस रहे तो इसका सरफेस एरिया उतना नहीं है। अगर ये सरफेस ऐसे उठा दिया जाए विलाई के जैसे तो इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, जिसके कारण इसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो फास्ट हो जाता है, वो जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब होने लगता है। और विलाई के ऐसा स्ट्रक्चर है जो रिचली सप्लाइड होता है, लिखा हुआ है विलाइज आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेजल्स विच टेक द ऑब्जर्व फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो इसमें बहुत सारे ब्लड वेजल्स होते हैं छोटे छोटे, जिसको कैपिलरीज बोलते हैं विलाई में, जो जितने भी इंटेस्टाइन में फूड मटेरियल्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर हर एक सेल्स के पास कैपिलरी के थ्रू पहुंचा देते हैं। और फिर जो फूड मटेरियल्स होते हैं कैपिलरीज में वो सेल्स में डिफ्यूज हो जाता है, जिससे सेल्स उसको यूज़ करता है एनर्जी जनरेट करने के लिए, और फिर उससे ही सेल का ग्रोथ हो पाता है। सेल्स का ग्रोथ होता है, सेल्स का रिपेयरिंग भी हो पाता है, ओल्ड टिश्यूज जो होते हैं उसका रिपेयर भी हो पाता है। फिर यहाँ है द अनऑब्जर्व फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसमें विलाई जो था वो सारे फूड को, जो विलाई है ऐसे वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड है उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है विलाई, और विलाई में जितने ब्लड वेजल्स है दे रहे हैं। लेकिन जो फूड बच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो विलाई जिसको विलाई भी एब्जॉर्ब नहीं करता, जो फूड बच जाते हैं वो जो फूड होते हैं अनऑब्जर्व फूड, वो लार्ज इंटेस्टाइन को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। जितने फूड एब्जॉर्ब हुए विलाई से वो तो सेल के पास पहुंच गए, लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में और भी फूड बच जाते हैं वो क्या होते हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उससे फूड एब्जॉर्ब हो जाता है, और जितने फूड बचते हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है इस लार्ज इंटेस्टाइन्स में उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है एक पॉइंट पे लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है। देख रहे हैं हम इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं, इसका कलर चेंज करना होगा। इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं, इस पॉइंट पे ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन्स यहाँ पर कनेक्टेड है, यहाँ पर ये दोनों कनेक्टेड है। तो इससे स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी एक्स्ट्रा फूड बच जाता है जो एब्जॉर्ब नहीं होता हमारी बॉडी में, वो लार्ज इंटेस्टाइन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर क्या बोला जा रहा है, तो जो उसमें सेंड कर दिए जाते हैं, जहाँ पर जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड है उसमें से एक्सेस वाटर होते हैं, एक्सेस वाटर जो होते हैं वो फिर से एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे बॉडी में। मीन्स ये मान लेते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में इसमें जो फूड आया, इस फूड में अगर बहुत सारे वाटर हैं तो फिर से लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है, और हमारे बॉडी लार्ज इंटेस्टाइन में जो वेजल्स होते हैं उसके द्वारा एब्जॉर्ब होकर हमारे बॉडी में फिर से वो वाटर आ जाते हैं। और ये जो फूड मटेरियल होता है लिक्विड फॉर्म में, ये सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सेमी सॉलिड फॉर्म में मतलब ना ही ये ज़्यादा लिक्विड होता है ना ही ये ज़्यादा सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड होता है, कन्वर्ट हो जाता है। और द रेस्ट में और वाटर को एब्जॉर्ब करके, और जो सेमी सॉलिड मटेरियल बचे हुए हैं उसको एनएस के द्वारा हमारे बॉडी से, एनएस के द्वारा वो एग्जिट हो जाता है, एनएस के द्वारा वो निकल जाता है। और जो वेस्ट मटेरियल हमारे एनएस के द्वारा निकलता है हमारे बॉडी से, जिसे हम फिकस बोलते हैं, वेस्ट मटेरियल बोलते हैं, वो उसको भी गाइड करने के लिए एनल स्फिंक्टर होता है। जिस तरीके से हम पढ़े थे कि स्टोमक में स्टोमक स्फिंक्टर होता है जो स्टोमक से जो फूड निकल के आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको गाइड करता है, उसी तरीके से हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में भी स्फिंक्टर होता है। लार्ज इंटेस्टाइन नहीं, एनएस में भी स्फिंक्टर होता है, जिससे हमें स्फिंक्टर होने के कारण ये जो लार्ज इंटेस्टाइन से जो वेस्ट मटेरियल फूड है बाहर निकलते हैं उसको वो गाइड करता है। मीन्स वो एनएस देखता है कि एक ही साथ बहुत सारे वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से ना निकल जाए, वो थोड़े थोड़े करके यूनिफॉर्मली निकले। तो उसको गाइड करने के लिए वो एनएस के पास जो इंस्फिंक्टर होता है, एनल इंस्फिंक्टर, वो उसका काम करता है। यहाँ पर एनल इंस्फिंक्टर होता है, एनल स्फिंक्टर, जिसे हम स्फिंक्टर मसल बोलते हैं, जो गाइड करता है। स्फिंक्टर का स्पेलिंग कैसा हुआ, SPHIINCTER, स्फिंक्टर मसल्स ऐसे ऐसे रिलीज होंगे। अब ये हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। हाँ, एक और है ये बॉक्स में, मोर टू नो। डेंटल कैरीज क्या होते हैं? डेंटल कैरीज हम उसे बोलते हैं जो हमारा दांत सड़ जाता है।
हमारा दाँत कैसे सड़ता है, जो हमारे दाँत में जो जो भी हम फूड खाते हैं वो अगर फँस जाते हैं हमारे टीथ में, तो वो क्या करते हैं, उनमें बहुत सारे बैक्टीरिया एक्ट करता है और शुगर्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसके शुगर्स होते हैं उस पे एक्ट करता है और एसिड प्रोड्यूस करता है। तो एसिड के कारण क्या होता है कि हमारा जो टीथ है इनेमल से बना हुआ है, इनेमल्स को वो मिनरलाइज कर देता है, इनेमल्स को वो धीरे धीरे वीक करता है, और जिसके कारण क्या होता है, masses of bacteria cells together with food particles stick to the teeth of the stick to dental to form dental plaque। और जो बहुत सारे बैक्टीरिया उस पर एक्ट करते हैं और डीमिनरलाइज करते रहते हैं एनिमल को, उसी साथ बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे दांत में चिपक जाते हैं, और जो एक तरीके का क्या फॉर्म करता है, डेंटल प्लैक जिसे बोलते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जब हम ब्रश भी करते हैं तो हमारा जो ब्रश में जो भी टूथपेस्ट है वगैरह, जो उसमें मिनरल्स है जो बैक्टीरियाज को मारने के लिए यूज़ होता है, वो उस तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो सलाइवा जो है, सलाइवा जो उस पर एक्ट करता है वो भी नहीं पहुंच पाता। सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड एज प्लैक कवर द टीथ। प्लैक से टीथ कवर रहता है, जिसके कारण सलाइवा भी पहुंच नहीं पाता है जो न्यूट्रलाइज कर दे एसिड को। तो ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव्स द प्लैक। और जैसे ही हम लोग खाने के बाद, इसलिए बोला जाता है कि ब्रश करके सोना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, ताकि जो ब्रश करने से क्या होता है कि जो हम तुरंत अगर इमीडिएटली खाना खाने के बाद हम ब्रश कर लेते हैं, तो जो प्लैक फॉर्म होता है बैक्टीरिया के कारण हमारे टीथ में सरफेस में एक प्लैक लेयर टाइप का फॉर्म हो जाता है, वो नहीं होता, वो हट जाता है, जिसके कारण हमारा जो सलाइवा माउथ से रिलीज होता है वो एक्ट कर पाता है हमारे टीथ में, और बैक्टीरिया जो एसिड रिलीज करते हैं उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसके कारण डीमिनरलाइजेशन नहीं होता इनेमल का। इनेमल हम जानते हैं एक ऐसा लेयर है टीथ का जो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, जो वाइटिस हमें लेयर दिखता है टीथ में, वो इनेमल है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है हमारे बॉडी का। और इफ़ अनट्रीटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इन्वेड द पल्प काउजिंग इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन। और अगर उसको ट्रीट नहीं किया जाता है डेंटल कैरीज को, जो हमारे दांत सड़ जाते हैं, तो उसके कारण इन्फेक्शन और बहुत सारे इन्फ्लेमेशन भी होते हैं। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है फूल जाना हमारे टीथ में, और दर्द होना, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो यही था हमारा लास्ट टॉपिक। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं रिप्लाई दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।